सो आफ्टर स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो हमने लास्ट क्लास में डील किया है, लास्ट लेक्चर में डील किया है, वी नीड टू डील विद द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसका फंक्शन. तो याद रखेंगे, स्ट्रक्चर वाज एक्सप्लेन्ड अंडर फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल जो सिंगर और निकोलसन ने दिया था. तो सबसे पहला फंक्शन ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेल के प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट को होल्ड करके रखता है, उसे पकड़ के रखेगा ताकि उसके कंटेंट्स लीक ना हो जाए बाहर की तरफ, ताकि वो कॉम्पैक्ट तरीके से काम कर सके. तो बच्चे, इट होल्ड्स द कंटेंट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यानी कि पूरे प्रोटोप्लाज्म कंटेंट और प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट को होल्ड करके रखता है. क्योंकि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगी, वो प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट एक जगह नहीं रहेंगे, कौन से सेल का किस तरीके से फंक्शन है, किस तरीके से पूरा करना है, वो स्पेसिफिक नहीं रह जाएगा. हमारे कोई भी एक्सचेंज, किसी भी तरीके की सिग्नलिंग जो है वो एक्सचेंज हो पाएगी हर तरफ से. ठीक है. अल्टीमेटली नेक्स्ट फंक्शन की बात कर रही हूँ. नेक्स्ट फंक्शन हमें ये बताता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेल टू सेल रिकॉग्निशन में भी हेल्प करता है. किसकी हेल्प से? कार्बोहाइड्रेट पार्ट की हेल्प से. तो बच्चे, इट हेल्प्स इन सेल टू सेल रिकॉग्निशन, यानी कि अगर इम्यून सेल को दूसरे सेल को आइडेंटिफाई करना है तो उस पर्टिकुलर केस में वो इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पार्ट को रिकॉग्नाइज करेगा. ठीक है. अगर इम्यून सेल को पहचानना है कि अपना बॉडी का सेल कौन सा है, बाहर का सेल कौन सा है, तो वो सेल टू सेल रिकॉग्निशन इसी तरीके से करेगा, कार्बोहाइड्रेट को आइडेंटिफाई करके. तो तीसरा, इट शोज मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सेल फंक्शन. तो जैसे सेल के प्रॉपर डिफरेंट फंक्शंस हैं, उसके अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशंस भी शो करता है. एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोविलाई. फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोविलाई. अगर मैं ज्यादा नहीं तो अभी एक टिश्यू की बात करूंगी, एक टिश्यू जिसे आप एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं. तो बच्चे, कुछ ऐसे टिश्यूज भी है एपिथेलियल में जिसमें क्या होता है, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट यानी कि अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है इस तरीके से, ताकि छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स माइक्रोविलाई बन सके. और ये माइक्रोविलाई आर जस्ट टू इंक्रीज सरफेस एरिया. तो सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, और सरफेस एरिया किस लिए? फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर चीज थिंग, और जो कि एडिशनली यूरिन के साथ फिल्टर आउट हो चुकी है. अब वो नेफ्रॉन जो है वो फिल्ट्रेशन करता है, वो यूरिन की फॉर्मेशन करता है. तो यूरिन की फॉर्मेशन के दौरान क्या करता है, जब वो फिल्ट्रेशन कर रहा होता है तो उसकी फिल्ट्रेशन के दौरान वो बहुत सारे यूजफुल मटेरियल को भी फिल्टर कर देता है, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड. तो बच्चे, ग्लूकोज और अमीनो एसिड जो है वो ब्लड के लिए जरूरी है. फिल्टर होके कहाँ आ रहे हैं? वो यूरिन में आ रहे हैं. तो नेफ्रॉन में क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं, वो क्यूबॉइडल सेल्स में माइक्रोविलाई होती है, और वो जब माइक्रोविलाई की हेल्प से सरफेस एरिया इंक्रीज करके उन सारी चीजों को रीअब्सॉर्ब करवा दिया जाता है. अगर हम ज्यादा नहीं तो स्टमक के केस में बात करते हैं. स्टमक के केस में हमारे पास इस तरीके से सेल होते हैं, ये क्यूबॉइडल है ना, यहाँ वहां पे कॉलम लाइक सेल होंगे लाइक दिस, और उसमें माइक्रोविलाई होगी. तो बच्चे, जब वहां पे न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन करनी होती है, वो न्यूट्रिएंट जो डाइजेस्ट हो चुके हैं तो उनकी एब्जॉर्प्शन करनी होती है, तो सरफेस एरिया विलाई के साथ साथ माइक्रोविलाई भी बढ़ाता है. विलाई तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है, उस विलाई की लाइनिंग में ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें माइक्रोविलाई भी होता है और एडिशनल सरफेस एरिया बढ़ा रहा है. तो इस तरीके से ये सरफेस एरिया बढ़ाने में भी हेल्प कर रहा है. एंड लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो हम हमेशा कंसिडरेशन में रखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, दैट इज इट सेलेक्टिवली पासेस मटेरियल थ्रू इट. अब बच्चे, ये चीज माइंड में रहता है
कि ठीक है चीजें पास कर रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट व्हाट अबाउट सेल वॉल? सेल वॉल जो आप आगे पढ़ने वाले हो, तो बच्चे वो हर एक चीज पास कर देगा। तो अगर हर एक चीज पास कर रहा है, फुली परमेएबल है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये प्रॉपर्टी कैसी हुई? ये तो उसका कोई बहुत बड़ा फंक्शन भी तो नहीं हुआ, कोई प्रॉपर्टी भी तो नहीं हुई। पर बच्चे सेल को हर चीज की जरूरत नहीं। हमारे पास जो सेल वॉल होती है जो ऑर्गेनिजम्स में, वो किसी भी चीज को पास करने दे देगी। उसका काम नहीं है फिल्टर करना कि सेल को किस चीज की जरूरत है, सेल के लिए क्या हार्मफुल है, सेल के केस में कितनी चीज अंदर जानी चाहिए, कितना चीज बाहर जाना चाहिए, सेल वो नहीं देखेगा। बट इट्स द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हु रेगुलेट्स द पैसेज ऑफ थिंग्स। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर एक चीज को अंदर आने दे देगा, तो हर एक चीज को बाहर भी तो जाने दे सकता है, ठीक है ना? तो बच्चे उसके केस में रेगुलेशन ही कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेलेक्टिवली परमेएबल है, यानी कि वो कुछ लिमिटेड चीजें ही पास होने देगा अपने तरफ से, और वो बच्चे लिमिटेड चीजें बाहर या अंदर जा पाएंगे, जिसकी वजह से रेगुलेशन और चेक रहता है कि सेल को किस चीज की कितनी जरूरत है, और उसी चीज को अकॉर्डिंगली पास किया जाए। जो चीजें इजीली जानी चाहिए अंदर, वो चली जाती है। बाकियों के लिए चैनल्स और कैरियर्स बना दिए गए, और वो किससे बनाए? प्रोटीन ने बनाया। प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन थे, तो वो बना दे। बच्चे इट सेलेक्टिवली पासेस substances through it, substances through it। ठीक है, इस तरीके से वो सेलेक्टिवली पास कर लेता है। अब बच्चे एक चीज है जो हमें कंसीडर करनी है, सेलेक्टिवली तो उसने पास कर लिया, लेकिन प्रोसेस कौन सा यूज हुआ, कौन सा मैकेनिज्म यूज हुआ, एनर्जी यूज हुई या नहीं हुई, वो भी तो देखना है। तो बच्चे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोई एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म यूज नहीं करता। चीजों को एब्जॉर्ब करना है, चीजों को पास करना है। एब्जॉर्ब मतलब टेकअप करना और उसे आगे पास करना। तो एब्जॉर्ब करना है, उसे आगे पास करना है, तो कई बार वो एनर्जी भी यूज करता है, कई बार नहीं भी करता, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एंड सब्सटेंस जो वो पास करवा रहा है। तो बच्चे इसीलिए हर तरह का मैकेनिज्म जो है वो नियरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखने को मिलेगा। सो बच्चे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लेते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या रहते हैं। सबसे पहला तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन और दूसरा है पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, चलो पहले पैसिव कर लेते हैं। तो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, पैसिव मतलब अपने आप हो जाएगा बिना किसी एनर्जी यूजेज के। अपने आप मतलब अगर प्रोसेस हो भी रहा है तो उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि वो फेवरेबल डायरेक्शन में हो रहा है एक्सचेंज। लेकिन दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, जिसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्टेशन ये दो मैकेनिज्म है। So active transportation or passive transportation, they are different from each other in terms of energy usage. So passive transportation do not uses energy for passage. ठीक है, but active transportation it requires energy. ये तब तक नहीं होगा जब तक ATP नहीं होगा बच्चे। ठीक, तो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन मोड्स कौन कौन से हैं? तो वैसे तो बच्चे हम पैसिव ट्रांसपोर्टेशन जो है उसके बारे में काफी ज्यादा फैमिलियर होते हैं, पर उसको यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में एक बार बात कर लेंगे। तो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन बच्चे जिसमें एनर्जी यूज नहीं हो रही है, एंड डेफिनेटली ये पैसिव ट्रांसपोर्टेशन वो होगा जिसमें हमारे पास जो मूवमेंट है वो हायर कंसंट्रेशन एरिया से लोअर कंसंट्रेशन एरिया में होगा। यानी कि अगर वाटर है तो उसका मूवमेंट कैसे हो रहा है, उसके हायर कंसंट्रेशन एरिया से टू उसके लोअर कंसंट्रेशन एरिया। एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कौन सा होता है? जिसमें सॉल्यूट ज्यादा होता है, राइट?
तो बच्चे अगर वाटर की मूवमेंट बतानी है तो वाटर की मूवमेंट कैसे बताई जा सकती है? वो अपने हायर कंसंट्रेशन एरिया से अपने लोअर कंसंट्रेशन एरिया में जा रहा है, एक तो वो, या फिर वो लोअर कंसंट्रेटेड एरिया से हायर कंसंट्रेटेड एरिया में जा रहा है। तो ये दो तरीके हैं, कंसंट्रेशन और कंसंट्रेटेड होना मतलब सॉल्यूट जो है वो ज्यादा या कम है, पर एक पर्टिकुलर पार्ट का कंसंट्रेशन दिखाया जा रहा है तो वो अलग चीज होती है। तो इस टर्म्स में कंफ्यूजन रहेगा तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में एटीपी यूज नहीं होता, और दूसरा इसमें मूवमेंट होती है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन एरिया टू लोअर कंसंट्रेशन एरिया। लेकिन कंसंट्रेशन किसकी बात कर रहे हैं वो ध्यान रखना है। ठीक है, और इसमें आता बेटा दो प्रोसेसेस, दैट इज डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। इट इंक्लूड्स सबसे पहला डिफ्यूजन और दूसरा ऑस्मोसिस। ठीक है, इन्हें भी डिटेल में डील करते हैं। उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लेती। तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन इसमें एनर्जी यूटिलाइज होती है, लेकिन चीज जो है वो मूव करती है फ्रॉम इट्स लोअर कंसंट्रेशन एरिया टू इट्स हायर कंसंट्रेशन एरिया। टू इट्स हायर कंसंट्रेशन एरिया। ठीक है, और इसमें आएगा बच्चे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में आयन मूवमेंट, आयन ट्रांसपोर्ट और दूसरा बल्क ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो एक एक करके इनके बारे में डील करना है। डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, आयन ट्रांसपोर्ट एंड बल्क ट्रांसपोर्ट। इसमें हम डिटेल में बात करेंगे कंसंट्रेशन को कैसे एक्सप्लेन किया जाए। सो बच्चे सबसे पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। पैसिव ट्रांसपोर्ट में अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो आ रहा है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जो है उसमें क्या रहता है, सॉल्यूट की मूवमेंट होती है लेकिन बिना एनर्जी यूज किए, एंड फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन एरिया टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन एरिया। तो डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट की बात हो रही है बेटा, तो मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन एरिया, अपने हायर कंसंट्रेशन एरिया से, मतलब जहां पे वो ज्यादा है वहां की बात हो रही है, फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन एरिया टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन एरिया। तो अगर हायर कंसंट्रेशन है, जहां पे ज्यादा कंसंट्रेशन है, वहां से अगर उसे पैसिवली मूव करना है तो इजीली कर सकता है। तो मुझे इसमें सबसे बड़ी एग्जांपल है हमारे पास गैसेस का एक्सचेंज। अगर एक जगह ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, दूसरी जगह कार्बन डाइऑक्साइड का, तो बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड अपने हायर कंसंट्रेशन एरिया से लोअर कंसंट्रेशन एरिया में मूव कर देगा और ऑक्सीजन अपने। तो बच्चे इस प्रोसेस में दो सॉल्यूट्स मूव कर रहे हैं, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये प्रोसेस जो है वो डिफ्यूजन हुआ। हमारी बॉडी में ये सेम डिफ्यूजन प्रोसेस जो है वो तब होता है यूज जब एल्वियोलाई से ब्लड में एक्सचेंज होना हो या ब्लड से टिश्यू में एक्सचेंज होना हो गैसेस का। और बच्चे डिफ्यूजन की ना एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये कि डिफ्यूजन को ना जरूरी कोई मेम्ब्रेन नहीं चाहिए, मेम्ब्रेन के बिना भी डिफ्यूजन पॉसिबल है। और इसमें हमारे पास सॉल्यूट की मूवमेंट हो रही है उसके अपने हायर कंसंट्रेशन एरिया से अपने लोअर कंसंट्रेशन एरिया में, या फिर आप कह सकते हो कंसंट्रेटेड एरिया से
लेस कंसंट्रेटेड एरिया में, यानी कि हायर कंसंट्रेटेड एरिया टू लेस कंसंट्रेटेड एरिया। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास डिफ्यूजन का प्रोसेस रहता है। वही अगर हम बात करें दूसरा मैकेनिज्म ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में कॉन्सेप्ट सेम ही है, बट यहाँ पे सॉल्यूट की मूवमेंट हो रही है ना, ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट की मूवमेंट यानी कि वाटर की मूवमेंट पे फोकस किया जाता है। तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन एरिया, मतलब जहां पे वो ज्यादा है, वाटर ज्यादा है, सॉल्यूट अगर कम है, तो वो डाइल्यूट हुआ यानी कि लो कंसंट्रेटेड हुआ, लेकिन वाटर की कंसंट्रेशन तो वहां पे हायर है, तो इट्स हायर कंसंट्रेटेड और हायर कंसंट्रेशन एरिया टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन एरिया। ठीक है, तो बच्चे अब इसमें एक एग्जांपल, एक रफ एग्जांपल होगी। इसके केस में बच्चे हमेशा जब भी सॉल्वेंट की मूवमेंट चाहिए ना, तो हमेशा एक मेम्ब्रेन जरूरी है, मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जिसे आप कहते हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेमी परमिएबल यानी कि सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। और बच्चे हमारे पास दो चैम्बर्स, एक बकेट में दो चैम्बर्स के बीच में मेम्ब्रेन लगाया गया है जो सेमी परमिएबल है, जिसमें दो चैम्बर्स बन जाते हैं ए एंड बी, राइट। तो बच्चे ए चैम्बर में हमारे पास क्या है, 100 ml सॉल्वेंट है, वाटर है, यानी कि 100 ml वाटर यहाँ पे, 100 ml यहाँ पे, लेकिन ए चैम्बर में जो सॉल्यूट है वो 5 ग्राम है और बी चैम्बर में 50 ग्राम। तो बच्चे ए चैम्बर में 5 ग्राम सॉल्यूट और 100 ml वाटर, और 50 ग्राम सॉल्यूट बी में विथ 100 ml वाटर, वाटर का लेवल सेम है। लेकिन बच्चे ए चैम्बर जो है जिसमें सॉल्यूट कम है वो कंपैरेटिवली क्या हुआ, लेस कंसंट्रेटेड, और बी कंसंट्रेटेड हो जाएगा क्योंकि 50 ग्राम सॉल्यूट है। फर्क हो गया ना, वाटर का लेवल चाहे सेम रहा पर फर्क आ गया। तो बच्चे अब अगर सॉल्यूट की मूवमेंट होनी होगी तो वो कहां से होगी, फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन एरिया यानी कि बी चैम्बर से टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन एरिया यानी कि ए चैम्बर में, तो मूवमेंट हो जाएगा जिससे। लेकिन इफ वी टॉक अबाउट वाटर, और वाटर जो है यहाँ पे सेम लग रहा है 100 ml एंड 100 ml, बट बच्चे वाटर का मूवमेंट और सॉल्यूट का मूवमेंट जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता, इट्स कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। सॉल्यूट का मूवमेंट सॉल्वेंट के मूवमेंट पे डिपेंडेंट रहता है और सॉल्वेंट का मूवमेंट सॉल्यूट के कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट रहता है, मतलब एक दूसरे की कंसंट्रेशन भी इफेक्ट डालती है। तो बच्चे अगर देखा जाए 5 ग्राम सॉल्यूट है उसके कंपैरिजन में 100 ml सॉल्वेंट है, और 50 ग्राम सॉल्यूट है उसके कंपैरिजन में 100 ml सॉल्वेंट है, तो फर्क हुआ ना, कंपैरेटिवली बी में सॉल्यूट के हिसाब से वाटर कम हुआ, ए में सॉल्यूट के हिसाब से वाटर ज्यादा है, तो वाटर जो है अपने हायर कंसंट्रेशन एरिया से यानी कि ए से मूव करना शुरू कर देगा बी, यानी कि वो मूव कर रहा है टू कंसंट्रेटेड एरिया, पर मूव कर रहा है अपने लेस कंसंट्रेशन एरिया में। कंसंट्रेटेड मतलब सॉल्यूट ज्यादा होगा, पर वाटर अपने लो कंसंट्रेशन एरिया में मूव कर रहा है जिसमें 50 ग्राम सॉल्यूट है यानी कि ज्यादा है। तो बच्चे इस तरीके से मूवमेंट होती है, वाटर जो है वो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कितना होगा उस पे भी डिपेंडेंट करता है वाटर का मूवमेंट। तो ऑस्मोसिस एक इंडिपेंडेंट फैक्टर नहीं है, जितना कम सॉल्यूट उतनी ज्यादा वाटर में रैंडमनेस होगी, उतना ज्यादा वाटर का पोटेंशियल होगा, और जितना ज्यादा वाटर पोटेंशियल उतना ज्यादा ऑस्मोसिस का रेट होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखेंगे, और ऑस्मोसिस बिना मेम्ब्रेन के नहीं होगी, बट डिफ्यूजन इज पॉसिबल विदाउट मेम्ब्रेन आल्सो, तो मेम्ब्रेन के बिना भी हो सकता है। तो जी ये है हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म जिसमें डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस जो है ये प्रोसेस इंक्लूडेड रहेंगे। ठीक है, पर अल्टीमेटली वी नीड टू डील हियर एक्टिव ट्रांसपोर्ट आल्सो, है ना, ये तो पैसिव है,
हमारे बॉडी में बहुत सारी चीजें हैं जो सेल के अंदर और बाहर इन प्रोसेस से मूव करेगी। एक तो हमने गैसेस की बात कर ली, है ना, एल्वियोलाई में भी मेम्ब्रेन थी, है ना, वहां से भी पास कर गया, टिश्यूज में भी मेम्ब्रेन होती है, उससे भी पास कर गई गैसेस, है ना, इजीली। और ऑस्मोसिस भी देखने को मिलता बहुत बार। तो बच्चे अब बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम क्या कह रहे थे, चीजें जहां पे कम हो वहां से मूव करती है ऐसे एरिया में जहां पे वो ज्यादा हो। तो बच्चे ऐसा क्यों, पहले वो कॉन्सेप्ट जानते फिर आगे बात करते। लेट्स से आपके ब्लड को 2.5 मिलीग्राम ग्लूकोज की जरूरत है, ब्लड में इतनी जरूरत है, ठीक है। और बच्चे आपके ये है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जहां पे ग्लूकोज आया है, ठीक है। 2.5 मिलीग्राम जो है वो ग्लूकोज जो है ब्लड में प्रेजेंट है, लेट्स से, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास कंसंट्रेशन है। तो बच्चे ब्लड को ना यहाँ पे कंसंट्रेशन जितना भी है ना, ब्लड को ना उससे ज्यादा चाहिए, लेट्स से 6 मिलीग्राम चाहिए, ठीक है। 6 मिलीग्राम, तो 2.5 है और 6 मिलीग्राम चाहिए, यानी कि नियरली 3.5 जो है वो एक्स्ट्रा चाहिए। अगर बच्चे मैं बता रहा हूँ, हमारे पास जो एक्चुअल कंसंट्रेशन बायोमोलिक्यूल में भी मेंशन की गई है, उसमें बताया गया है कि ब्लड में इतनी वैल्यू मेंटेन होनी चाहिए ग्लूकोज की, 4.5 टू 5 मिलीमोलर, इतनी ग्लूकोज की कंसंट्रेशन चाहिए होती है। ये नोट डाउन कर लें, 4.5 टू 5 मिलीमोलर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन होनी चाहिए। अब मुझे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इतना ग्लूकोज आया है और यहाँ पे कंसंट्रेशन चाहिए, ठीक है। अब मुझे सोचो, ग्लूकोज जो है उसने जितना ब्लड में जितना ग्लूकोज लेना था उतना लेता गया, यानी कि 3.5 मिलीग्राम ग्लूकोज यहाँ से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाता गया। क्यों, ब्लड को जरूरत थी, वो कैसे गया, डिफ्यूजन के थ्रू। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज जो है उसकी कंसंट्रेशन भी यहाँ पे कम है और यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। अब ब्लड में 3.5 मिलीग्राम आ गया, वो सैचुरेट हो गया, इतनी की जरूरत ही, सैचुरेट हो गया, कंप्लीट हो गया, बस इतना ही चाहिए था। लेकिन बच्चे अब ग्लूकोज अभी भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पड़ा हुआ है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पड़ा हुआ है, ग्लूकोज वहां पे वेट कर रहा है, मेरी भी एब्जॉर्प्शन हो। अब लेकिन डिफ्यूजन हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ब्लड को जितनी जरूरत है उसने टेकअप कर लिया ना, अब उसमें कंसंट्रेशन हाई हो गई है। पहले तो वो पैसिवली लेते जा रहा था कि देते जाओ जितना है, मेरे मुझे जरूरत है, अब तो नहीं लेगा ना, अब तो उसको कंसंट्रेशन बढ़ गया उसके केस में, तो अब उसको जरूरत ही नहीं है। तो बच्चे अब क्या होगा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ने ये कहा कि हमें ग्लूकोज की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ग्लूकोज इंटेस्टाइन में नहीं रख सकते, हमारा काम है डाइजेशन करना, डाइजेशन हो गई उसके बाद ब्लड का काम है उसे आगे लेके जाना। अब तुम जहां मर्जी लेके जाओ, लेकिन ग्लूकोज लेके रखो, जहां मर्जी जो मर्जी करो। अब ब्लड मान ही नहीं रहा, उसमें कंसंट्रेशन हाई है, ठीक है। तो ब्लड के जितनी लेवल चाहिए था उतना है, तो ब्लड में नहीं आएगी। अब क्या किया, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ना जबरदस्ती अपनी एनर्जी लगा के ग्लूकोज को कहाँ भेजने की कोशिश की, ब्लड। क्यों, ब्लड नॉर्मली टेकअप ही नहीं कर रहा था ग्लूकोज को, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जबरदस्ती दे दिया एनर्जी यूज करके। तो जब एनर्जी यूज हो रही है, जबरदस्ती ग्लूकोज दिया जा रहा है, तो क्या वो पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा, नहीं बचे। तो वो मैकेनिज्म आ जाता है हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, यानी कि अब एनर्जी यूज करनी पड़ी है, एनर्जी यूज हुई है और उसके बाद ट्रांसपोर्ट हुआ है। हाँ, उसके बाद ग्लूकोज जहां मर्जी लेके जाए, लीवर को दे दे कि तुम फैट बना लो इसका, या ग्लाइकोजन बना लो, जो मर्जी करना करो। तो सेल्स को दे देगा कि तुम ऐसा सा एनर्जी बना लो, कुछ काम कर लो, एक्टिविटी कर लो, उसके बाद ब्लड का काम। लेकिन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट अपने तरफ से उसे पूरा का पूरा ग्लूकोज दे देगा, से बोलेगा कि तुम रखो, जितना डिफ्यूजन से हो पाएगा उतना डिफ्यूजन से चला जाएगा, बाकी उसे जबरदस्ती यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट से दिया जाएगा। तो इसीलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसे मैकेनिज्म्स में काम आता है जहां पे चीजें ऑलरेडी प्रेजेंट हो लेकिन एडिशनल की जरूरत पड़ सकती है, इसीलिए वहां पे जबरदस्ती दिया जाता है।
ठीक है। सब्सटेंस अगर बॉडी में सेल को है, सेल में क्या है, एक ऑप्टिमम लेवल होता है, ब्लड में एक ऑप्टिमम लेवल होता है एक चीज का, उससे ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने कहा ग्लूकोज का 4.5 से 5 मिलीमोलर का अमाउंट होना चाहिए ब्लड में। इससे कम हो गया तो मतलब शुगर कम हो गया, इससे ज्यादा हो गया तो मतलब शुगर ज्यादा हो गया, दोनों केस में वो हार्मफुल हो सकता है। ठीक है। और वो वैल्यू जो ब्लड में मैक्सिमम होनी चाहिए, अप्रोक्सीमेटली होनी चाहिए, उस वैल्यू को रेनल थ्रेशोल्ड वैल्यू कहा जाता है। तो रेनल थ्रेशोल्ड वैल्यू वो होती है जिसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है चीज का, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा होगा तो किडनी फिल्टर भी कर सकती है बाहर की तरफ, यूरिन के थ्रू बाहर भेज देगी। ठीक है। तो जी ये वैल्यू मेंटेन होनी चाहिए। अगर उतनी वैल्यू मेंटेन है तो कोई एक्स्ट्रा सब्सटेंस क्यों मांगेगा, नहीं लेगा ना। तो बॉडी बहुत सारी जगह एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज करके इसे आगे भेज देती है। एक ये तरीका है। दूसरा केस ये हो सकता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो आराम से चीज पास कर पा रहा है सेल से, लेकिन कई सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिसमें प्रोटीन्स की हेल्प लेनी पड़ती है, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स की हेल्प लेनी पड़ती है। पर इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं हमें हिम्मत नहीं है, हमें एनर्जी ला के दो, हम वो यूज करेंगे तब तक काम नहीं करेगा, हमें भी कोई बेनिफिट दे दो। तो उन्हें बदले में एटीपी दिया जाता है कि तुम ये एनर्जी यूज करो, इस एनर्जी को यूटिलाइज करके अपनी एक्टिविटी करो डांस। ठीक है। इस तरीके से काम होता है बच्चों। सो अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट का रेलेवेंस तो समझ आया, लेकिन जानते हैं कि क्या है, कौन कौन से मैकेनिज्म है। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले आएगा आयन ट्रांसपोर्ट। आयन ट्रांसपोर्ट यानी कि मूवमेंट ऑफ आयंस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन बट विद द हेल्प ऑफ आयन चैनल्स। आयनिक चैनल्स की हेल्प से आयन का ट्रांसपोर्ट होता है। तो बच्चे वहां पे प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट हो जाने की वजह से अल्टीमेटली वो एनर्जी यूज करते हैं, तो इसीलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट में काउंट होता है। तो मूवमेंट ऑफ आयंस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिक्वायर्स एनर्जी। Okay, and the example here is सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो एक आयनिक पंप है जिसमें से सोडियम और पोटेशियम ट्रांसपोर्ट होते हैं, और मुझे इसके लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी के बिना काम नहीं कर सकता। और दूसरा है बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट वो होता है जिसमें बल्क में मटेरियल सेल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करेगा। So transport of substances in bulk, substances in bulk यानी कि बहुत ज्यादा बल्क अमाउंट। एंड इसमें दो टाइप्स आएंगी, दैट इज एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मतलब टेकिंग अप ऑफ मटेरियल और सब्सटेंस इन बल्क एंड इनसाइड द सेल, taking up of substances inside the cell. Inside the cell. ठीक है। और बच्चे इसमें आता है फर्दर दो टाइप्स, फैगोसाइटोसिस एंड पाइनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मतलब टेकिंग अप of food or solute, or you can say solid food. फैगोसाइटोसिस मतलब सॉलिड फूड और सॉलिड सब्सटेंस को टेकअप करना, और पाइनोसाइटोसिस मतलब वाटर का टेकअप करना। वाटर पार्टिकल्स। ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारे पास एक्सोसाइटोसिस। जैसे एंडोसाइटोसिस में चीजें अंदर की तरफ मूव कर रही है, एक्सोसाइटोसिस में बाहर की तरफ मूव करेंगे, यानी कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस आउटसाइड द सेल। अगर बल्क में करना है तो बाहर की तरफ एनर्जी चाहिए होगी।
ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स जो हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डील करने थे। सो बच्चे अब नेक्स्ट है सेल वॉल। सेल वॉल जो है बेटा वो एडिशनल रिजिड लेयर है, लेकिन ये लेयर जो है इट इज प्रेजेंट रिमेन्स प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और बच्चे हर किसी में नहीं होगी ये डेड लेयर। डेड इसलिए कह रही हूं क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह लिविंग पार्ट नहीं है, इसे कोई रेगुलेशन कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। इसमें रिजिड और डेड कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। सो बच्चे सेल वॉल जो है इट इज प्रेजेंट इन प्लांट्स, फंजाई एंड सम प्रोटिस्टास। सारे प्रोटिस्टा में नहीं, क्योंकि जो प्रोटिस्टा में सेल वॉल नहीं है वो प्रोटोजोन के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। एंड इनफैक्ट आपने यूग्लिनॉइड्स पढ़े हैं उसमें भी पेलिकल होता है, सेल वॉल नहीं होता, ठीक है। अब बच्चे कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, हमें फोकस करना है प्लांट्स पे। तो प्लांट्स के केस में कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन की बात करूं तो सबसे पहले हमारे पास है एल्गी। एल्गी में सेल वॉल जो है इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स एंड मिनरल्स, जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। तो एल्गी में हमारे पास जो सेल वॉल है ना उसमें ये वो सेल वॉल जो है वो इन पर्टिकुलर चीजों से बनी है, यानी कि सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स और कैल्शियम कार्बोनेट जैसे कंपोनेंट से, ठीक है। लेकिन बच्चे इसमें जो मेन कंपोनेंट है वो सेल्यूलोज ही है। पर बच्चे अगर हम बात करें बाकी प्लांट्स के केस में, एल्गी भी एक प्लांट ही है ना, पर बाकी प्लांट्स और मेजर प्लांट्स के केस में देखें तो उसके केस में थोड़ी सी कंपोजिशन चेंज हो जाती है, बट सेल्यूलोज रिमेन्स द मेन पार्ट। तो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, pectins and proteins, these form the main part of plant cell wall, ठीक है। तो मुझे इसको दिखाने के लिए ना, अब सेल वॉल का अरेंजमेंट कैसा उसको दिखाने के लिए हम एक स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं, जिसमें से हम दिखाएंगे कि दो सेल जो है वो अपनी सेल वॉल को किस तरीके से अरेंज करते हैं आपस में। तो बच्चे इस तरीके से सेल वॉल है, ये एक सेल की, प्लांट सेल की सेल वॉल, और उसके बिल्कुल साथ में दूसरे प्लांट सेल की सेल वॉल, ठीक है। ये दूसरा प्लांट सेल है, ये एक प्लांट सेल है, ठीक है। उसके अलावा बच्चे यहाँ पे क्या होगा, मैं थोड़ा सा से थिकन कर रही हूँ पूरा अरेंजमेंट बनाने के लिए। इस तरीके से अब 2-3 लेयर्स और बना रही हूँ। इस तरीके से पूरा अरेंजमेंट है, और बीच में एक सीमेंटिंग मटेरियल बना रही हूँ जो सेल वॉल्स, दो प्लांट सेल के बीच की सेल वॉल्स के बीच प्रेजेंट रहता है। तो ऐसा स्ट्रक्चर रहता है बेटा जस्ट, ठीक है। सो सेल वॉल जो है, और हाँ सेल वॉल की बच्चे डिस्कवरी की भी बात कर दूं तो हमने स्टार्टिंग में बात किया था कि सेल वॉल जो है इसकी डिस्कवरी का कंट्रीब्यूशन रॉबर्ट हुक को जाता है, ठीक है। सो उसका ध्यान रखना है। चलिए तो बच्चे अब हमारे पास सबसे पहले सेल वॉल जो है उसमें मल्टीपल लेयर्स होती है, और बच्चे हमारे पास जो मल्टीपल लेयर्स होंगी उसका अरेंजमेंट जो है ना बाहर से अंदर की तरफ होगा, यानी कि ये सेल एक है और ये सेल एक है,
तो बच्चे हमारे पास जो सबसे बाहर वाली होगी लेयर वो सबसे पहले डेवलप होती है और वो मेन लेयर है, और अंदर जो होगी वो सबसे लेट डेवलप होती है। तो बच्चे सबसे पहले क्या है, ये जो लेयर है आपको आउटर दिख रही है, ये है प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, सो सेल वॉल जो है इट हैज 3 लेयर्स, मैं इसी के नीचे लिख रही हूँ, जिसमें से सबसे पहली है प्राइमरी सेल वॉल, जो आउटर मोस्ट लेयर है, इट इज द फर्स्ट फॉर्म्ड वन। और बच्चे ये बनी होती है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन से। लेकिन बच्चे इसके बीच में सीमेंटिंग मटेरियल भी होता है, यानी कि दो प्राइमरी सेल वॉल के बीच में सीमेंटिंग मटेरियल रहेगा। हैज मिडल लेमिला, जो कि सीमेंटिंग मटेरियल की तरह काम करता है इन बिटवीन ईच प्राइमरी सेल वॉल, हर एक प्राइमरी सेल वॉल के बीच में। तो ये वाली प्राइमरी सेल वॉल है, ये वाली भी, उसके बीच में ये सीमेंटिंग मटेरियल है, द सीमेंटिंग मटेरियल इज मिडल लेमिला। तो बच्चे इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से बनी हुई है बच्चे, एंड एक्ट एज सीमेंटिंग मटेरियल इन बिटवीन, सीमेंटिंग मटेरियल की तरह काम करेगा जो दो सेल वॉल को जोड़ कर रखता है। अब बच्चे दूसरी हमारे पास ये आ गई सेकेंडरी सेल वॉल। तो सेकेंड लेयर है सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल बच्चे इसमें 3 लेयर्स आती हैं, S1, S2 एंड S3। सबसे थिकेस्ट लेयर है सेल वॉल की। तो सेकेंडरी सेल वॉल इज द थिकेस्ट लेयर, अगेन मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन। और बच्चे सेल्यूलोज ये जो सेकेंडरी लेयर है ना बेटा, वो हर किसी में नहीं बनती, कुछ मोस्टली के केस में सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल ही बनती है। सेकेंडरी सेल वॉल और टर्शियरी सेल वॉल बच्चे ये बहुत ही कम पार्ट से बनेगी। ठीक है, और बच्चे ये सेकेंडरी सेल वॉल जो है मेरिस्टेमेटिक सेल में बिल्कुल ही एब्सेंट रहेगी। मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइडिंग सेल होते हैं प्लांट सेल के, उनमें तो बिल्कुल नहीं होती। और उसके बाद हमारे पास प्लांट सेल जब डेवलप करते हैं उसमें ये सेकेंडरी वॉल डेवलप हो जाती है। और बच्चे सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो एडिशनल प्रोटेक्शन और एडिशनल रिजिडिटी देती है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, क्यूटिन एंड सुबेरिन। तो बच्चे एंड हैज डिपोजिशन ऑफ, इसके अलावा एंड हैज डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, जैसे कि स्क्लेरेंकाइमा में आप पढ़ोगे, क्यूटिन एंड सुबेरिन, ये चीजें आपने कॉर्क सेल में पढ़ोगे, स्क्लेरेंकाइमा में पढ़ोगे, जो आप आगे टिश्यूज एनाटॉमी पढ़ने वाले हो। और बच्चे अल्टीमेटली लास्ट है टर्शियरी सेल वॉल। टर्शियरी सेल वॉल तो बहुत कम में होती है, जैसे कि आप जिम्नोस्पर्म्स के केस, सॉरी ट्रैकिड्स वगैरह के केस में देखने को मिलेगा। ठीक है, ट्रैकिड्स जो कि वेसल का पार्ट है, और वो भी जिम्नोस्पर्म के ट्रैकिड्स में मिलेगी। ठीक है, सो मुझे पहले यहाँ पे लिख देती हूँ, इट इज फाउंड इन ट्रैकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। मतलब स्पेसिफिक कर दिया गया कि टर्शियरी वॉल सब में नहीं बनती। ठीक है, टर्शियरी वॉल जो है वो रेयर है बच्चे। और बच्चे इस टर्शियरी सेल वॉल में हमारे पास जो है वो सेल्यूलोज की डिपोजिशन रहती है, और उसके बाद कुछ एडिशनल थिकनिंग्स हो जाती है, अगेन लिग्निन, क्यूटिन, सुबेरिन, तो उसके बाद टर्शियरी सेल वॉल बन जाती है। तो मतलब प्राइमरी सेल वॉल सबसे पहले, देन सेकेंडरी बनेगी उसके केस में, और उसके बाद टर्शियरी वॉल ट्रैकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म में, वो भी सेकेंडरी सेल वॉल के बाद। ठीक है, पर बच्चे ये तो हो गई हमारे पास लेयर्स, बट अगर दो सेल को कनेक्टिविटी शो करनी हो, चैनल बनाना हो, तो बच्चे प्लांट सेल्स are connected through bridge-like structures, and that bridge-like structures are called as
प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो भी प्रेजेंट रहता है। लाइक दिस इज अ सेल, इसके बाहर ऑब्वियसली सेल वॉल होगी, मिडल लैमेला होगा, तो दो सेल्स के बीच में इस तरीके से ब्रिज लाइक कनेक्शन होता है जो कि इनको आपस में जोड़ के रखता है। तो अगर मैं बताऊं यहाँ पे इस तरीके से ब्रिज बन सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से सेल टू सेल कनेक्टिविटी होगी, आगे भी होगा, जिसकी वजह से एक साइटोप्लाज्मिक चैनल बन जाएगा, कंटिन्यूस चैनल जो सेल टू सेल एक्सचेंज में भी हेल्प करता है, ठीक है। सो इस तरीके से पूरा सेल वॉल का अरेंजमेंट रहता है बेटा।